अभी आप आचार्य प्रमोद कृष्ण की बहुत ही जिसको कहा जाए जोशीली और हकीकत पर मुबनी उनकी तकरीर सुन रहे थे। उनकी तकरीर से मुझे उर्दू का एक शेर याद आ रहा है। वो शेर है, कुछ और काम तो जैसे, कुछ और काम तो जैसे उसे आता नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। ये जो उन्होंने कहा अभी प्रधानमंत्री के लिए और जो शासन में है जो उनके लिए, इसे मेरे लिए मत समझ लेना। इसे मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि जो बात उन्होंने कही अभी कि आज जो लोग शासन में बैठे हैं उनकी पूरी राजनीति और सियासत वो झूठ पर आधारित है। तो ये शेर उनके लिए है। और मैं एक बार फिर आचार्य प्रमोद कृष्ण जी को धन्यवाद देता हूं कि आज वो यहाँ तशरीफ है। अब मैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे मित्र भी हैं हरीश रावत जी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आकर बोले। ठीक है। तारिक अनवर साहब, गुलाम नबी आजाद साहब, हमारे बहुत चहेते नेता सदर यादव जी, सीताराम येचुरी जी, महमूद मदनी साहब, प्रमोद कृष्ण जी और सभी हजरात जो यहाँ पर मंच पर तशरीफ फरमा है और हमारे सभी कौमी तंजीम के दोस्तों, सबसे पहले तो तारिक अनवर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जब भी मुल्क की कौमी एकता को मजबूत करने के लिए कुछ आवाज़ें उठाने की आप जरूरत पड़ती है तो तारिक अनवर साहब कभी भी पीछे नहीं है। और जो कौमी तंजीम है वो इसके लिए जानी जाती है कि वो एक ऐसी जमात है जो जमात राष्ट्रीय एकता की बुनियादों को मजबूत करने के लिए किसी भी प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हाल ही में जब तारिक साहब ने एक बड़ा फैसला किया तो किसी ने मुझसे पूछा भाई बड़ा फैसला कर दिया हूँ, तो मैंने कहा ये तारिक साहब का मिजाज है, जब कभी कोई ऐसी चीज होगी जिससे कौमी एकता की ताकतों को थोड़ी भी कमजोरी नजर आती हो, कमजोरी मिलती हो, कोई ऐसी बात आएगी तो उस समय तारिक साहब विभाग तरीके से अपनी बात को कहेंगे और उन्होंने विभाग तरीके से तो पहले हम लोग शरद यादव जी के इन्होंने बहुत बड़ा एक जलसा किया था। उस जलसे के जरिए जो संदेश उन्होंने देने की कोशिश की वो संदेश ये कौमी एकता का जो सम्मेलन है जो उसको आगे बढ़ा और कौमी एकता तभी कायम रहेगी जब हमारी कौमी एकता की जो बुनियाद हमारे लोकतंत्र डेमोक्रेसी के दायरे से बनी हुई है, उसकी तगार से बनी हुई है, जिसको हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तभी तक महफूज है, तभी तक कायम है जब
उसका जो डॉक्यूमेंट है, हमारा जो साझा दस्तावेज है, हमारा संविधान। तो आज ये दोनों खतरे, संविधान भी खतरे में है और हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी है। और ये खतरा उन्हीं लोगों की तरफ से है जिन लोगों को कभी भी हिंदुस्तान की सारी विरासत अच्छी है, हमारी आज़ादी की लड़ाई के मूल्य जिनको अच्छे हैं, वो बात कुछ भी करें, उनको सनातन धर्म की जो लिखावट है जिसमें कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम सर्वधर्म समभाव, उनको वो अक्षर भी कभी अच्छे नहीं, मगर बाना वो कुछ पहन लेते हैं, छिपाते हैं। जिस तरीके से रावण ने साधु का वेश धारण करके सीता का अपहरण किया था, इन लोगों ने भी अपने को लोकतांत्रिक बना करके ये लोकतंत्र का अपहरण करना चाहते हैं। ये आज सत्ता में बैठे ये लोग उसी रावण के अनुयायी हैं, उसी थीसिस के, उसी फिलॉसफी के मानने वाले, ताकि अपने को लोकतांत्रिक बताओ, अपने को जमहूरियत का सिपाही बताओ, अपने को जनता का हितैषी बताओ, मगर जनता को ही लूटो, उसको ही ठगो, उसको ही धोखा देने का काम करो। आज मैं प्रभु कृष्ण जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि यदि दुनिया के अंदर कोई एक सर्वे करवाया जाए कि कौन सा प्रधानमंत्री है इस देश का जिसने अपने आवाम से, अपने मुल्क के लोगों से सबसे ज्यादा असत्य बातें कही है या झूठ, तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ उसमें नंबर 1 पे भी मोदी जी होंगे, नंबर 2 पे भी मोदी जी होंगे, नंबर 3 पे भी मोदी जी होंगे। लंबी फेरिस्त है और मगर काबिलियत उनकी ये है, सीताराम जी, वो हर बार हर झूठ के साथ अपना बाना बदल देते, अपना चोला, और बहुत ही सलीके से झूठ को बोल करके ले जाते हैं, और जो पिछला झूठ होता है लोगों को उसको भुलवा देते हैं। अब कैसे हम सब मिल करके इतने बड़े नटवर लाल की असलियत के लोगों के सामने रखे, इसमें हमारी पहचान। और तारिक साहब, आपने सबको जोड़ा, लेकिन थोड़ी सी कोशिश और करनी पड़ेगी, लोगों के दिल भी जुड़े। हम सब कहते हैं कि संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में, और लेटेस्ट एडिशन जो है सीबीआई भी है। कोई संस्था ऐसी नहीं है जो आज महफूज हो, जो खतरे में हो। कहते हम सब हैं, मगर लड़ने के लिए एकजुट नहीं होंगे, क्योंकि जमहूरियत में आप रावण को रावण बन करके नहीं हरा सकते हैं, उसको आपको राम बन के हराना पड़ेगा। और राम ने सबको जोड़ा था, बानर भालू का, सबको जोड़ा। तो जब तक सब जुड़ेंगे नहीं, चाहे गुलाम नबी आजाद साहब हों, सीताराम येचुरी जी हों, तो बहुत छोटे से सिपाही है, जब तक सब नहीं जुटेंगे तो फिर कल लोग जो है हम ही को पूछेंगे, कहेंगे भाई यही लोग थे जो मौके पर चूक गए, हमको चूकना नहीं। और इन ताकतों को समझने के लिए कोई बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये वही ताकतें हैं जो देश की आज़ादी के वक्त में उन सारे मूल्यों के खिलाफ खड़े थे, जिन मूल्यों के लिए गांधी लड़ रहे थे। देश शायद सीताराम येचुरी जी के रास्ते पर जाकर के आज़ाद होता यदि गांधी जी ने सबको नहीं जोड़ा होता। गांधी जी ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उत्तर, दक्षिण, दलित, पिछड़े, अगड़े सबको जोड़ा, और सबको जोड़ करके देश को आज़ाद किया। और उसके खिलाफ लोगों ने टू नेशन थ्योरी बनाई। एक हिस्सा तो चला गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान में वो पाकिस्तान को भी एक नहीं रख पाए, लेकिन जो उनका दूसरा एडिशन था, जिसको हम हिंदू एडिशन कह सकते हैं, वो हिंदुस्तान में रह गया।
जिसको आप हम सबको ठीक से पहचानना चाहिए, वो है आरएसएस। वो लोग आज भी इस देश के अंदर उस थ्योरी को किसी तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। हिंदुस्तान में गांधी की धरती में कोई कल्पना कर सकता है किसी को जो है इस बात के लिए मॉब लिंचिंग हो जाएगी कि वो क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या बोल रहा है। और वो भी आजादी के 70-71 सालों के बाद ऐसा माहौल देश के अंदर पैदा किया जा रहा है। भाषा के आधार पर आज व्यक्ति अपने को बोली क्या बोल रहा है उसके आधार पर आदमी अपने को महफूज न समझे, वो क्या पहन रहा है उसके आधार पर अपने को महफूज न समझे। तो ये क्या कर रहे हैं? ये वही कर रहे हैं जो जिन्ना साहब ने टू नेशन थ्योरी के रूप में देश को बांटने की बुनियाद डाली थी, और उनका ये जो दूसरे रूप का एडिशन था वो यहाँ रह गया है। इनको जब तक हम बेपर्दा नहीं, उनका पर्दा नहीं हटाएंगे, जो ये सांस्कृतिक चोगे में अलग अलग तरीके के बाने धारण करके देश के लोगों को मुगारते में डालने का काम कर रहे हैं, जब तक इनके खिलाफ हम लड़ने के लिए आगे नहीं आएंगे। और मेरा तो अपना मानना यह है कि यदि संविधान और संवैधानिक लोकतंत्र को बनाना है तो हम लोगों को तय करना पड़ेगा कि हम केवल कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़ते। तो मैं ये मानता हूँ कि पार्लियामेंट का इलेक्शन मदर ऑफ ऑल इलेक्शन है, उसको जीतना ही जीतना चाहिए कौमी एकता के साथ। मगर मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि उसके लिए बड़े समझौते नहीं होने चाहिए। हमको सर पर कदम बात करके ऐसी ताकतों के खिलाफ बहुत खुल करके अपनी बात कहनी चाहिए, और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जो पीछे हैं, जो आगे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, वो तो फ्रेंचाइजी होल्डर है। असली मालिक तो नागपुर में बैठा हुआ है। जब तक नागपुर में बैठे हुए मालिक के खिलाफ हम पूरी जिहाद, पूरी लड़ाई लड़ने का काम नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता बहुत कुछ जो है वो लोगों को मुकाबले में रखने में कामयाब हो जाएंगे। मैं तारिक साहब आपको फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और आप ऐसा ही करते रहें। और आप और शरद यादव जी, आपने कौमी तंजीम और शरद यादव जी ने शादी विरासत, देखिए बिहार से जो है ये सारी विरासत की जो आवाज़ उठी है और कौमी तंजीम के मामले सिलसिले से आगे बढ़ रही है, ये और आगे बढ़े, ये हम सब की गुजारिश है, हम सब की बहुत बहुत शुक्रिया सब।